गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 वाले बच्चे जो है वो बैठ जाएं और तैयार हो जाएं। 11th में हम लोगों ने एनिमल किंगडम शुरू किया था। प्लांट किंगडम हम पढ़ चुके थे और एनिमल किंगडम के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। किस आधार पर एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम में बांटा गया है, ये भी हमने पढ़ लिया था। हमने पिछली बार प्रीवियस लेक्चर में फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था और पोरीफेरा में हमने बताया था कि जो पोरीफेरा के एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, छिद्रित होते हैं, पोर बियरिंग होते हैं, मतलब उनमें होल होते हैं पूरी बॉडी में। और होल को जिससे वाटर अंदर आता है, पानी अंदर आता है, उसको ऑस्टिया कहते हैं, और जिससे पानी बाहर जाता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। और पोरीफेरा के डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर पढ़े थे कि पोरीफेरा जो है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल्स से बना होता है, उसमें टिश्यू नहीं होते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब कि सेल्स में डिवीजन ऑफ लेवल होता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, मतलब कि हर सेल का अलग अलग फंक्शन है, उसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जो पोरीफेरा के एनिमल है उनमें स्केलेटल सिस्टम भी पाया जाता है, यानी कि उनमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पंजिन फाइबर पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जेम्यूल से, यानी बडिंग से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आर्कियोसाइट्स जो हैं वो स्पर्म और ओवा बनाती हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम पोरीफेरा में, जो हो सकता है आगे चल के कभी पूछ लिए जाए। तो पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट characteristics of sponge of all sponge is presence of ऑप्शन 1 है सीलेंट्रॉन, ऑप्शन 2 है हर्बीवोरस न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी है या 3 है पोइनोसाइट्स, और ऑप्शन 4 है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल स्पंज इज प्रेजेंस ऑफ। अगर हिंदी में समझे तो स्पंज का वह का मुख्य लक्षण है, स्पंज का मुख्य लक्षण है पाया जाना। अब पूछा जा रहा किस चीज का पाया जाना, स्पंज में ऐसी कौन सी चीज है जो पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ स्पंज में। तो ऑप्शन है सीलेंट्रॉन, इसको सीलेंट्रॉन कहते हैं। हर्बीवोरस न्यूट्रिशन यानी शाकाहारी, पोषण,
कोइनोसाइट्स, या सिर्फ लैंगिक जनन? तो इसमें क्या उत्तर होना चाहिए, कोई बताएगा कि स्पंज यानी पोरीफेरा का मुख्य लक्षण क्या है, क्या पाया जाता है उनमें? किसी ने पोरीफेरा पहला पढ़ा है? अच्छा, आप में सब बताइए, आप सभी 11th क्लास के हो कि हाई स्कूल के हो कि 9th के हो? 11th के हैं ना आप? तो फिर आप बता सकते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा? साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम बोल रहे तो सुनाई तो दे रहा है ना? तो सुन लो, पूछा जा रहा है स्पंज का मुख्य लक्षण पाया जाता है, मतलब स्पंज में ऐसा कौन सा लक्षण है जो कि पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सीलेंट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है शाकाहारी पोषण या हर्बीवोरस न्यूट्रिशन, तीसरा ऑप्शन है कोइनोसाइट्स, और चौथा ऑप्शन है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सिर्फ लैंगिक जनन। सर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कोइनोसाइट्स। और कोई बताना चाहेगा? कौन आगा? कोइनोसाइट्स कौन बता रहा है, किस स्कूल का? आरके प्लस हाई स्कूल। कौन? आरके प्लस 2 रहमानिया हाई स्कूल से। ठीक है, तो रहमानिया के बच्चे सही बता रहे हैं कि कोइनोसाइट सेल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में पाई जाती है। यही एक लक्षण है पोरीफेरा का। यानी कोइनोसाइट्स कैसी होती हैं? कोइनोसाइट्स इस तरीके की कॉलर सेल वाली सेल्स होती हैं, इनमें इस तरीके से फ्लैजिला पाया जाता है, तो ये कोइनोसाइट्स हैं। और कोइनोसाइट्स का काम क्या है? ये वाटर करंट यानी कि जो पानी का बहाव है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, तो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो हमने बताया था कि जो पोरीफेरा के एनिमल होते हैं उनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और कैनाल सिस्टम का मतलब है कि वो कई सारी जगह से उसमें छिद्र होते हैं इस तरीके से। आपके पास अगर बुक हो तो बुक खोल लीजिए, उसमें थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। इस तरीके से इसमें वाटर अंदर आता है, पानी जो है वो यानी इन करंट वाटर वो अंदर आता है और एक्स करंट वाटर बाहर जाता है। ये है पानी जो कि अंदर आ रहा है, ये पानी बाहर जा रहा है। और जिस सिस्टम से जाता है उसको कैनाल सिस्टम कहते हैं। और यहां पर होती हैं कोइनोसाइट्स यानी अंदर में। ये जो कैविटी है इसको स्पंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंजोसील, क्योंकि स्पंज में पाई जाती है और सील का मतलब होता है सीलोम। तो स्पंजोसील यानी बॉडी कैविटी। तो ये जो कैविटी है
जो सेंटर में होती है उसको स्पंजोसील कहते हैं, और इसी स्पंजोसील में की जो लाइनिंग होती है वो कोइनोसाइट्स बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोइनोसाइट्स सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में पाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इन sponges there is वन, पहला ऑप्शन है, या इसको हिंदी में लिखे तो ये है कि स्पंज में होता है, स्पंज में होता है। ऑप्शन 1 है रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन 1 है रेडियल सिमेट्री। ऑप्शन 2 है एक ट्रू सीलोम, यानी कि इनमें सीलोम पाया जाता है। तीसरा है सिंगल एग्जिट एंड नंबर ऑफ माउथलेट्स, यानी कि एक बाहरी रास्ता और बहुत सारे मुख, और चौथा है ए सिंगल माउथ एंड नंबर ऑफ आउटलेट्स, यानी कि एक मुख और बहुत सारे बाहरी रास्ते। तो पूछा जा रहा है स्पंज में होता है, क्या होता है? ऑप्शन है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कि इसमें ट्रू यानी कि जो है कंप्लीट सीलोम पाया जाता है, कि इनमें सिंगल एग्जिट यानी कि एक एग्जिट होती है और नंबर ऑफ माउथलेट होते हैं, मतलब कि कई सारे एंट्री होते हैं, एक बाहरी रास्ता और बहुत सारे मुख, या फिर ए सिंगल माउथ एंड नंबर ऑफ आउटलेट, यानी कि एक ही माउथ होता है जिससे पानी लिया जाता है और बहुत सारे आउटलेट होते हैं जिससे बाहर जाता है पानी। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। तीसरा। कौन स्कूल बता रहा है ये? RK+2 रहमानिया हाई स्कूल। ठीक, और कोई बताएगा? और कोई स्कूल? चलिए ठीक है आपका। इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा है इसको अच्छे से। हमने बताया था अभी कि जो पोरीफेरा का एनिमल, हमने एक एनिमल भी पिछले टर्म पे बनाया था साइकॉन का, इस तरीके से
एक एनिमल बनाया था जिसमें कई सारे छिद्र थे। कई सारे छिद्र के कारण ही इसका नाम पोरीफेरा पड़ा हुआ है। और एक सिंगल ओपनिंग है जिसको स्पिक्यूल से ढका जाता है। तो ये सिंगल ओपनिंग जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। और ये जो कई सारी ओपनिंग होती है यानी कि जिससे वाटर अंदर आता है, इसको ऑस्टिया कहते हैं। तो दो टर्म आप याद रखेंगे, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ऑस्टिया से पानी जो है वो वाटर अंदर आता है, यानी ये इनकरेंट वाटर इसमें आता है। और ऑस्कुलम से पानी बाहर जाता है, यानी एक्स करंट वाटर जाता है। ऐसे समझते हैं कि ऑस्टिया क्या है, माउथ है, ठीक है, और वो कई सारे होते हैं और जिससे पानी अंदर आता है, यानी कि माउथ से ही हम कोई फूड और वाटर लेते हैं। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, जो एक सिंगल माउथ है जिससे फूड और वाटर इनटेक किया जाता है, वाटर और फूड को लिया जाता है। जबकि जो ऑस्कुलम है उससे वो सिंगल ओपनिंग होती है जिससे बाहर जाता है, ठीक है। तो पानी जाने का रास्ता एक है लेकिन पानी आने के रास्ते कई हैं। जो आने का रास्ता है वो कहलाता है ऑस्टिया और जो जाने का रास्ता है वो कहलाता है ऑस्कुलम, ठीक है। तो ये पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कई सारे पोर होते हैं जिन पोर से वाटर अंदर आता है और एक ही पोर होता है जिससे वाटर बाहर जाता है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, आर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा इनमें से, ऐसे लिखते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो कोशिकीय प्रकार का होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन 2 है इलेंट्रेटा, इलेंट्रेटा। ऑप्शन 3 है प्रोकैरियोट,
प्रोकैरियोट। ऑप्शन 4 है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी। तो ये 4 ऑप्शन है। पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म। इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो कोशिकीय प्रकार का होता है। मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, कोशिका का नहीं, कोशिकाओं का बना होता है। ऑप्शन है स्पंज, दूसरा है सीलेंट्रेटा, तीसरा है प्रोकैरियोट और चौथा है वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकी। स्पंज सर। स्पंज। स्पंज। यस सर। कौन बता रहा है, कौन सा स्कूल? RK+2 हाई स्कूल छतरपुर। छतरपुर। और बाकी और कोई बताएगा? और कोई स्कूल? तो छतरपुर सही बता रहा है। देखिए, जो ऑप्शन दिए हैं उसको समझिए। जैसे स्पंज है तो हमने पहले ही बताया था जब हमने एनिमल किंगडम की फर्स्ट क्लास ली थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी है वो एनिमल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट फाइलम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप का होता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कोशिकीय प्रकार। क्या कहते हैं? कोशिकीय प्रकार। सेकंड जो होता है वो होता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऊतकीय, ऊतकीय प्रकार का। थर्ड जो होता है वो ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अब क्या हो गए, अब संरचना बन गई, यानी ऑर्गन बन गया। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रोकैरियोट है, ठीक है, इसमें थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट सबसे सिंपल होता है। सबसे सिंपल का मतलब यह है कि प्रोकैरियोट में सिंगल सेल होती है, सिर्फ एक कोशिकीय होता है, या उसको अकोशिकीय भी कह सकते हैं, यानी कि ए सेलुलर। प्रोकैरियोट क्या होता है? ए सेलुलर होता है। या फिर यूनिसेलुलर कहें उसको। इसीलिए प्रोकैरियोट को एनिमल किंगडम से हटाकर किस किंगडम में रख दिया गया है? प्रोटिस्टा में। किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा में। जब आपने किंगडम सिस्टम पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर है आपका, तो उसमें आवाज नहीं आ रहा सर। अब आ रही आवाज? यस सर। चलो, तो हमने स्टार्टिंग में ही पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि 5 किंगडम सिस्टम होते हैं जो कि आर एच विटेकर ने दिया था। तो उन्होंने बताया था कि पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमलिया
और पांचवा प्लांटी या फिर चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमल, या ये 5 किंगडम होते हैं। तो पहला जो मोनेरा होता है वो सिर्फ प्रोकैरियोट होते हैं, यानी कि इसके अलावा जितने भी फाइलम, जितने भी किंगडम है वो सब यूकैरियोट है। मोनेरा ही सिर्फ एक है जो कि प्रोकैरियोट है, जिसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट आते हैं, लेकिन यूकैरियोट कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोट आते हैं। और एक कोशिकीय यूकैरियोट में कई सारे हैं, जैसे यूग्लिना हो गया, यानी प्रोटोजोन हो गए, पैरामीशियम हो गया, डायटम्स हो गए, डेस्मिड्स हो गए। तो ये आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट आते हैं। तो उसी में जो एक कोशिकीय यूकैरियोट है, यानी कि प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में वो क्या आते हैं? वो आते हैं यूकैरियोट। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं? ये एसेलुलर होते हैं और इनको रखा गया किसमें? मोनेरा में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट नहीं होगा। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यानी कि इनमें सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फॉर डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है फॉर एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फॉर सर्कुलेशन, इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि इनमें सिस्टम होता है। और सिस्टम बनता कैसे? सिस्टम बनता है ऑर्गन से। जैसे कि जो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो किससे बना है? सर्कुलेटरी सिस्टम बना है हार्ट से। ठीक है, तो हार्ट और ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स ये बनाती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो है वो ऑर्गन से बना है। और वर्टिब्रेट जो है वो ऑर्गेनिज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अब सीलेंट्रेटा की बात करें तो सीलेंट्रेटा में जेलीफिश आती है, हमने बताया था आपको। और सीलेंट्रेटा जो है वो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसमें ऊतक होते हैं। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बचा कौन? सिर्फ स्पंज। तो स्पंज ही है ऐसा जो कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन स्पंज इज, यानी कि स्पंज में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन यानी कि जनन पाया जाता है? तो पहला है सेल्फ एंड एक्सटर्नल। इसका मतलब होता है खुद से और बाहरी।
ये तो अभी 2 मिनट में चली जाएगी। वो पहले जो तुम खरीद के लाए थे वो वाली कहाँ गई, खत्म हो गई क्या? सेकंड है सेल्फ एंड इंटरनल, यानी कि खुद से और भीतरी। तीसरा है क्रॉस एंड एक्सटर्नल, और चौथा है क्रॉस एंड इंटरनल। क्रॉस का मतलब अलग अलग, और बाहरी, इसमें भी अलग अलग, और भीतरी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस टाइप का फर्टिलाइजेशन स्पंज में पाया जाता है, सेल्फ एंड एक्सटर्नल, सेल्फ एंड इंटरनल, क्रॉस एंड एक्सटर्नल एंड क्रॉस एंड इंटरनल। अब कोई बताएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए? सर आंसर तीसरा होगा, क्रॉस एंड एक्सटर्नल। आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रही? यस सर। तो स्पंज क्या है? नहीं, स्पंज पोरीफेरा, जो पोरीफेरा के एनिमल होते हैं उनको स्पंज कहते हैं। ठीक है, स्पंज आप समझते हैं, हमने पिछली बार भी बताया था कि जैसे आप स्पंज को छेना समझते होंगे, छेना स्पंज खाते हैं ना, स्पंज खाया है सबने कि नहीं खाया? यस सर। तो वो जो छेना होता है उसमें क्या भरा होता है? उसमें चाशनी भरी होती है। यस सर। और चाशनी कब भरी होती है? शुरुआत में थोड़ी भरी होती है। जब छेना बनता है तो वो बनता किससे? दूध से है। दूध को फाड़ने के बाद फिर जो है उसको निचोड़ देते हैं, और निचोड़ने के बाद उसको फिर क्या करते हैं? फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद उसको फिर वाटर, मतलब कि जो उसका सीड़ा होता है, जो चीनी का घोल होता है, उसमें रख दिया जाता है, और फिर वो सारा जो लिक्विड है वो सोख लेता है। ठीक है, यही प्रोसेस होती है स्पंज बनाने की। उसी तरीके से पोरीफेरा के जो एनिमल हैं, अगर उनको वाटर से निकाल दो तो ड्राई हो जाएंगे, उसी तरीके से स्पंज को निकाल दो तो ड्राई हो जाता है। और जब इनको वाटर में रख लो तो वाटर को सोख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी छिद्र होते हैं, स्पंज में भी छिद्र होते हैं, इसीलिए इनको स्पंज कहा गया। और इनका नाम स्पंज से नहीं पड़ा है, तुम जो स्पंज खाते हो उसका नाम स्पंज से पड़ा है, क्योंकि वो स्पंजी होता है, यानी कि वो दबाने पर लिक्विड छोड़ता है। ठीक है, वाटर छोड़ता है, और उसमें वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। तो ये जो पोरीफेरा के एनिमल हैं, ये वाटर रिटेन रखते हैं, यानी कि स्पंजी होते हैं, तो इनको स्पंज कहा जाता है। तो स्पंज में पूछा जा रहा है कि इसमें किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल में भी सेल्फ होता है कि क्रॉस होता है? तो एक ने बताया क्रॉस एंड एक्सटर्नल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा होता है? अभी आंसर नहीं आया है। सेकंड नंबर। सेल्फ एंड इंटरनल नहीं, ये भी नहीं होता है। सर फर्स्ट वाला। नहीं, वो भी नहीं होता है।
वो भी नहीं होता है, तो बोले 4 वाला। सब बराबरी बोलते जाए। अब लास्ट बचता है यही फोर्थ ऑप्शन, और यही होता है क्रॉस और इंटरनल। 4th नंबर क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ नंबर इसका होता है। देखिए जनरली एनिमल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। जैसे प्लांट में भी अगर वो बाइसेक्सुअल है तब तो अलग अलग फ्लावर होंगे, सॉरी एक ही फ्लावर होंगे, यानी कि मेल और फीमेल एक ही में होगा। और अगर यूनिसेक्सुअल है तो अलग अलग फ्लावर होंगे। लेकिन अगर वो बाइसेक्सुअल है तो उनमें जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। कुछ एक्सेप्शन की बात अलग है, या आप कहो कि कंडीशन की बात अलग है कि अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ना हो तो ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस का मतलब क्या है, होता क्या है कि देखिए एनिमल जो पोरीफेरा के हैं, हमने बताया था कि ये मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, ठीक है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, यानी कि ये बाइसेक्सुअल एनिमल है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि इनमें जो टेस्टिस है वो प्रोटेंड्रस होती है, यानी कि टेस्टिस पहले डेवलप होती है, ओवरी बाद में डेवलप होती है, ठीक है। तो जब टेस्टिस पहले डेवलप होगी और ओवरी बाद में डेवलप होगी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अगर एक ही एनिमल में कोई चीज पहले डेवलप हो रहा है और कोई चीज बाद में डेवलप हो रहा है तो साथ में कैसे आ पाएंगे? तो साथ में तब आ पाएंगे जब वो साथ में डेवलप हो रहे होंगे, है ना। तो पोरीफेरा में साथ में डेवलप नहीं होता है इनका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसीलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब कि जो एक एनिमल है, दूसरा एनिमल जब उसके पास आएगा तब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब ये है कि कोइनोसाइट्स के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के बाहर नहीं होता, मतलब बॉडी के बाहर नहीं होता है, बॉडी के अंदर होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन जब आगे चल के आप पढ़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज 2 टाइप्स, जब आप 12th में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो। फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जब जनन जो है वो बाहरी हो, यानी कि शरीर के अंदर ना हो, जीव के अंदर ना हो, तो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फिश में होता है, जैसे कि एम्फीबियन यानी फ्रॉग में होता है, यानी कि किसमें होता है, फ्रॉग में होता है। इनमें होता क्या है कि फिश एक जगह अंडे दे देती है, मतलब कि फीमेल फिश वो एक जगह अंडे दे देती है, फिर मेल यानी कि जो नर है वो स्पर्म आके उसी के ऊपर छोड़ देता है, यानी कि पोर कर देता है। तो ये पानी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है। उसी तरीके से एम्फीबिया है, तो जो फ्रॉग है वो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होंगे। फीमेल फ्रॉग जाएगी वाटर में और वहां पर एग ले कर देगी, यानी कि एग छोड़ देगी, और जो एग होता है उसमें कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है, इसीलिए वो वाटर में एग देते हैं।
अगर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती यानी कि शेल होता है, जैसे कि किसके होते हैं, पक्षी के होते हैं, रेप्टाइल के होते हैं, जिसको आप जनरली खाते हो, ठीक है, तो वो एग में शेल होता है, लेकिन एम्फीबिया यानी फ्रॉग के अंडे में शेल नहीं होता, इसलिए ये लोग वाटर में उसको देते हैं और उसके बाद मेल फ्रॉग उसी एग के ऊपर अपने स्पर्म को छोड़ देता है। तो इस तरीके से जो भी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो यानी कि बॉडी के बाहर हो वो एक्सटर्नल कहलाता है, और फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द बॉडी हो यानी कि बॉडी के अंदर हो, फर्टिलाइजेशन occur inside the body, तो उसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ह्यूमन में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। रेप्टाइल्स का मतलब जैसे स्नेक हो गए, मगरमच्छ हो गए यानी क्रोकोडाइल हो गए, तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो मेल है वो स्पर्म अपने वो वेजाइना के थ्रू छोड़ देगा, वो यूट्रस से होता हुआ ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, और फैलोपियन ट्यूब में एग रहता है और एग में फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है जो कि बॉडी के अंदर हो। सेम टाइप का फर्टिलाइजेशन पोरीफेरा यानी कि स्पंज में होता है। स्पंज में जो मेल है वो अपने स्पर्म छोड़ देगा और स्पर्म अंदर आके जो कोइनोसाइट्स होती हैं यहां पर जो सेल्स होती हैं कोइनोसाइट्स, यहां से स्पर्म आया, इंटर किया, इंटर करने के बाद वो कोइनोसाइट्स के अंदर चला जाता है और कोइनोसाइट्स में अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो वो कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए जो स्पंज है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस इसलिए होता है क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स सेल्स एक साथ डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए एक हर्माफ्रोडाइट स्पंज दूसरा हर्माफ्रोडाइट स्पंज जब पास पास आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन अंदर होता है यानी कि एग और स्पर्म अंदर फ्यूज होंगे, इसलिए इंटरनल कहलाता है। तो ये पोरीफेरा के कुछ क्वेश्चन थे। अब पोरीफेरा में कौन कौन से एनिमल होते हैं उनको जान लेते हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे कि यूप्लक्टेला, यूप्लक्टेला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यूप्लक्टेला को कॉमनली क्या कहते हैं। तो यूप्लक्टेला इज कॉमनली नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। और इसके अलावा इट इज ए ब्राइडल गिफ्ट ऑफ जापान। ब्राइडल गिफ्ट ऑफ जापान का मतलब यह है कि जैसे कि हम लोग शादी में क्या देते हैं, सोना चांदी देते हैं, तो हर देश में सोना चांदी का प्रचलन नहीं है, वो सोना चांदी से बहुत ऊपर जा चुके हैं।
ठीक है, सोना चांदी का मोह माया खत्म। फिर क्या है, वहां पर यूप्लक्टेला ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट माना जाता है, यानी कि वहां पर जो ब्राइड है वो ग्रूम को क्या देता है, यूप्लक्टेला ये एनिमल देता है। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिखता है, इस तरीके से ये ग्लास शेप दिखता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो यूप्लक्टेला इसको क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट या फिर ब्राइडल गिफ्ट ऑफ जापान। और याद कर लीजिए क्या पूछा जा सकता है, फाइसेलिया। इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। खैर ये इसमें नहीं है, और भी कई सारे स्पंज है। फ्रेश वाटर स्पंज जिसको कहते हैं स्पॉन्जिला, सिर्फ एक ही फ्रेश वाटर स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज। हमने बताया था आपको जो पोरीफेरा के एनिमल है वो जनरली मरीन होते हैं, यानी कि वो सी वाटर में पाए जाते हैं, वो फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। लेकिन एक एक्सेप्शन है स्पॉन्जिला, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी नदियों में पाया जाता है, पॉन्ड में पाया जाता है, पूल में पाया जाता है। इसके अलावा यू स्पंजिया, इसको कहते हैं बाथ स्पंज। बाथ स्पंज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्पंज है ये जनरली तब पहले यूज किया जाता था नहाने में, ठीक है, बाथिंग में। क्यों यूज किया जाता था, क्योंकि ये जो स्पंज हमने बताया था, स्पंज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वाटर रिटेंशन। तो वाटर के साथ साथ अगर आप इसमें मतलब वो वाला वाटर घोल दो जिसमें साबुन है, तो क्या करेगा, ये साबुन के साथ वाटर को उठाएगा, फिर आप इससे आराम से वॉशिंग कर सकते हो। तो ये बाथ स्पंज क्या होता है, स्पॉन्जिया होता है, यू स्पंजिया। तो ये कुछ नाम है, हमने कौन कौन से बताया वो याद कर लीजिए। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जिला, यू स्पंजिया और यू प्लक्टेला। इसको कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो हमने पोरीफेरा में पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, उनके एनिमल पढ़ लिए और क्वेश्चंस लगा लिए। अब नेक्स्ट टर्न पे हम सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।